नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीएसआई 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मूल विधि की क्लास हम लोग करने वाले हैं। मूल विधि से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएसआई 2026 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मूल विधि के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और डेली ये क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, लोकहितवाद दायर किए जाते हैं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने हेतु, नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण हेतु, श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार रोकने हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहला प्रश्न आपसे है, लोकहितवाद दायर जो है किया जाता है तो किसके लिए दायर किया जाता है। अच्छा देखिए, लोकहितवाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि भारत में लोकहितवाद का जनक किसे मानते हैं। ठीक है, भारत में लोकहितवाद का जनक किसे मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो लोकहितवाद का जनक जो है वो पी.एन. भगवती को माना जाता है। एक प्रश्न तो आप ये याद रखिएगा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में लोकहितवाद का जनक किसे मानते हैं, तो आप कहेंगे पी.एन. भगवती को लोकहितवाद का जनक मानते हैं। दूसरा जो प्रश्न बन जाता है कि जो लोकहितवाद है ये किस देश से भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है। लोकहितवाद जो है ये हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कहाँ से, तो लोकहितवाद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। और भारत में लोकहितवाद का जनक जो है वो पी.एन. भगवती को माना जाता है। लोकहितवाद दायर किया जाता है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण हेतु, श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार रोकने हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर करेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में लोकहितवाद जो है वो दायर किया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकना हो तो भी लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण के लिए भी लोकहितवाद को दायर किया जा सकता है। साथ ही साथ श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार के लिए भी लोकहितवाद को दायर किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो आपके सामने जो है आपको 4 कथन देखने को मिल रहे हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। सलामी आक्रमण वित्तीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है। ईमेल कपट अपराध में अपराधी द्वारा कंप्यूटर व इंटरनेट के जरिए ईमेल भेजकर कपट किया जाता है। ट्रोजन्स अपराध में अपराधीकृत प्रोग्राम को बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम की तरह जारी किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो सलामी आक्रमण वित्तीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल एकदम सत्य है। पहला कथन बिल्कुल एकदम सत्य है। ईमेल कपट जो है, ईमेल के जरिए जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो अपराधियों के द्वारा कंप्यूटर व इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजकर किए जाते हैं, बिल्कुल एकदम सत्य है। ट्रोजन्स की बात करेंगे तो ट्रोजन्स अपराध में प्राधिकृत प्रोग्राम को बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम की तरह जारी किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इसका मतलब ऑप्शन संख्या डी होगा, उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में कौन सा संगठन है जो प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने का काम करता है। तो भारत में कौन सा संगठन है आपको बताना है। भारत में कौन सा संगठन है जो प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने का काम करता है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, भारतीय प्रेस परिषद है। भारत में कौन सा संगठन है जो प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने का काम करता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, भारतीय प्रेस परिषद हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर करिएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, भारतीय प्रेस परिषद हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है, भारतीय प्रेस परिषद की हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो 1978 में प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बेईमानी से कंप्यूटर के स्रोतों या सूचनाओं की युक्ति चुरा कर प्राप्त करने की दशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66 बी के अधीन कारावास की अवधि कितनी हो सकती है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
कि जो ऑनलाइन जो फ्रॉड किया जाता है, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर को हैक कर लिया, मोबाइल को हैक कर लिया, ठीक है, जो साइबर क्राइम होते हैं, तो बेईमानी से किसी कंप्यूटर के स्रोतों या सूचनाओं से युक्ति चुराकर प्राप्त करने की दशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ की अधिनियम धारा, तो ये धारा आपको 66 बी याद रखना है। हो सकता है आपसे अगली बार ये धारा पूछ ली जाए, है ना, आपसे क्या कर ली जाए, आपसे ये धारा पूछ लिया कि किस धारा के अधीन, है ना, किस धारा के अधीन सजा का प्रावधान होता है, तो आप क्या कहेंगे, तो साइबर लॉ की अधिनियम की धारा 66 बी के अधीन, ठीक है, सजा का प्रावधान है। और कितने वर्ष की सजा होती है ये आपसे बताना है, क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष है, 8 वर्ष है, 10 वर्ष है, या फिर 5 वर्ष है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि 3 वर्ष के कारावास की सजा है, ठीक है, क्या है, 3 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष की सजा हो सकती है, 3 वर्ष के लिए कारावास जेल हो सकती है। और यहाँ पर आर्थिक आर्थिक जुर्माने की भी बात है ना, 1 लाख रुपए तक अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 लाख रुपए तक क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे, है ना। तो 3 वर्ष की जेल तो हो ही सकती है, कारावास हो ही सकता है, साथ ही साथ आपको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, उप नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक किसके साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, समुचित सरकार के, या फिर नियंत्रक के। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, है ना, पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो उप नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक किसके साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, समुचित सरकार के, या फिर नियंत्रक के। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, नियंत्रक के, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर करेंगे, नियंत्रक के। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17(3), ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे धारा 3 के तहत, ठीक है, कौन सी, तो धारा 3 के अनुसार उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक जो होते हैं वो नियंत्रक द्वारा उन्हें समानुदेशित कृत्यों का निर्वहन करना होता है, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन कार्य करेंगे, ठीक है। किस धारा के तहत बताया गया, तो धारा 17(3) के तहत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17(3) के अनुसार ये बताया गया है कि ये नियंत्रक के अधीन काम करेंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है, क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर आपसे पूछ ले कब आया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1980 में आया है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब होगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1980 में आया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 16, ठीक है, कौन सी है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 16 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है, तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 16 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलेगी जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक किया गया हो या आशयित हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का, किन दशाओं में लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है, जब अभियुक्त लोक सेवक न रह जाए, जब अभियुक्त सेवानिवृत्त हो जाए, जब अभियुक्त विधायक हो, या उपर्युक्त सभी, क्या हो जाएगा, तो किन दशाओं में लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है, क्या हो जाएगा। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सी स्थिति है जिसमें लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है, आप क्या कहोगे, तो जब अभियुक्त लोक सेवक ना रह जाए, जब अभियुक्त सेवानिवृत्त हो जाए, जब अभियुक्त विधायक हो, उपरोक्त सभी स्थिति में, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो उपरोक्त सभी स्थितियों में लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यक नहीं है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। यह दर्शाता है
कि भिन्न भिन्न कटौती कर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा। फॉर्म 26A होगा, फॉर्म 16 होगा, फॉर्म 16A होगा, फॉर्म 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आठवें प्रश्न की बात करेंगे तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। फॉर्म 26AS आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्म 26AS जो है ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौती कर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। फॉर्म 26AS हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय होता है अनुयात्मक, बंधनकारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे, है ना, केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका निर्णय कैसा होता है, अनुयात्मक होता है, बंधनकारी होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 की बात करेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के अनुसार धारा कौन सी है आपकी, तो धारा है 19। ठीक है, धारा है 19 और उपधारा की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपधारा है 7, है ना। धारा 19 के उपधारा 7 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय निर्णय आबद्ध कर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आबद्ध कर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बंधनकारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बंधनकारी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 10वें प्रश्न का। धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का निस्तारण किया जा सकता है। धारा 7 के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत, धारा 9 के अंतर्गत या फिर धारा 8 के अंतर्गत। अच्छा, 8 वाला ऑप्शन 2 बार दे दिया ना। चलिए 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर करना है तो धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का निस्तारण किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, तो आपको होगी ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का निस्तारण किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत, आप कहोगे धारा 7 के अंतर्गत। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मानवाधिकारों की क्रियान्वित एवं संरक्षण के लिए मानवाधिकारों का यूरोपीय न्यायालय प्रभाव में कब आया है। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो मानवाधिकारों की क्रियान्वित एवं संरक्षण के लिए मानवाधिकारों का यूरोपीय न्यायालय प्रभाव में कब आया है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो आप कहोगे 5 जनवरी 1958 को आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 जनवरी 1958 को यूरोपीय न्यायालय जो है ये प्रभाव में आ रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा। ऐसे विषय जो अन्य आयोग द्वारा राज्य आयोग के समक्ष लंबित हो, घटना के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद के किसी विषय पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, आपको ये वर्ष याद रखना है, वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा। ऐसे विषय जो अन्य आयोग या राज्य आयोग के समक्ष लंबित हों, घटना के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद के किसी विषय पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो 12वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, ऐसे विषय पर जो किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो या फिर राज्य आयोग के समक्ष लंबित हो, ऐसे मामले पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सुनवाई नहीं करेगा। और यदि किसी घटना के 1 वर्ष के बाद का कोई मामला है तो उस पर भी आयोग जो है वो सुनवाई नहीं करेगा। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यसूची कौन तैयार करेगा भाई।
13वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन करेगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तैयार करेगा, राष्ट्रपति तैयार करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव तैयार करेगा, या फिर उपरोक्त सभी मिलकर के करेंगे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की कार्यसूची को कौन तैयार करने का काम करेगा? 13वें प्रश्न का आंसर करना है आप सभी मेरे भाई बहनों को। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव जो है वो तैयार करने का काम करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो महासचिव है वो क्या करता है? तो तैयार करने का काम करता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से हमला करना किस धारा में दंडनीय है? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए अपराधों की संख्या जो है वर्तमान में काफी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की अगर हम लोग बात करें, कौन सी धारा है जिसके तहत महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला किया जा रहा है और ये एक दंडनीय अपराध है? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, धारा 76। ये आपको याद रखना है, विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान, ठीक है, कहां पर है? 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए कब आ रहा है, तो आप कहोगे 1972 में आ रहा है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आ रहा है? तो 1972 में आ रहा है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान कहां पर किया गया है? 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे, आप कहोगे धारा 38A के तहत। देखिए क्या जाएगा? 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान धारा 38A के तहत किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अगर हम लोग बात करें तो प्रदूषण मुक्त जल है ना, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु जो है ये मानव का अधिकार है। और ये मानव के किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? अगर आपसे आर्टिकल 21 की बात कर ले, अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 में अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। और अगर आपको जीवन का अधिकार मिला है, जीवित रहने का अधिकार मिला है, तो आपका ये अधिकार है कि आपको स्वच्छ जल प्राप्त हो, ठीक है, आपको स्वच्छ वायु प्राप्त हो, आपको स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो। तो ये आपका जीवन का अधिकार है, आपको जीवित रहने का अधिकार मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। मुक्त जो आपका प्रदूषण मुक्त जो जल है और वायु जो है ये आपका अधिकार है, जीवन का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे। चेतावनी देने वाले चिन्ह की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, षटकोणीय होती है, आयताकार होती है, बहुभुजी होती है? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगी? ठीक है, तो चेतावनी देने वाले चिन्हों की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, षटकोणीय होती है, आयताकार होती है, बहुभुजी होती है? क्या हो जाएगा? 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चेतावनी देने वाले चिन्ह जो होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? आप कहेंगे त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, क्या होती है? त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मोटर यान अधिनियम की कौन सी धारा राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के विषय में प्रस्तावों की तैयारी और प्रकाशन का उपबंध करती है? 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो मोटर यान अधिनियम की कौन सी धारा राज्य परिवहन उपक्रम के सड़क परिवहन सेवा के विषय में प्रस्तावों की तैयारी और प्रकाशन का उपबंध करती है? धारा 99 है, धारा 87 है, धारा 89 है, या फिर धारा 85 है? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे धारा, ठीक है, 99 है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988 है ना। कौन सा? तो अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए कब आया है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 1988 है, 1988 में। 1988 में मोटरयान अधिनियम आ रहा है। तो मोटरयान अधिनियम
1988 की धारा 99 के अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के विषय में प्रस्तावों की तैयारी और प्रकाशन का उपबंध करती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा भार साधक लोक अभियोजक को यह अनुमति देती है कि वह किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकती है? 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सी धारा होगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, कि कौन सी धारा है जो भार साधक लोक अभियोजक को यह अनुमति देती है कि वह किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकती है? कौन सी धारा होगी? तो आप कहेंगे धारा 360 होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, धारा 360 होगी। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, धारा 360 होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। हम लोग डेली इस क्लास को करने वाले हैं और डेली हम लोग 20 प्रश्नों को ही करेंगे। ठीक है, तो डेली हम लोग 20 प्रश्नों को करेंगे और ये प्रश्न थोड़े से, ठीक है, जटिल होते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रश्नों को नहीं करेंगे, बस इतने ही प्रश्नों को करेंगे जितने प्रश्नों को आप डेली रिवाइज कर सके, तैयार कर सके। तो डेली हम लोग 20 प्रश्नों को करेंगे। बताएंगे 20वां प्रश्न है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, आभ्यासिक अपराधियों का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 137, धारा 129, धारा 140, धारा 144। चलिए 20वें प्रश्न की बात करेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा की बात करेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत आभ्यासिक अपराधियों का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में किया गया? तो धारा कौन सी आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आंसर करिएगा? 137, 129, 140, 144। तो आप कहोगे धारा 129 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। यूपीएसआई 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग मूल विधि की क्लास को कर रहे हैं और आपको पता है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको यहाँ से सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो जो है डेली ये क्लास होने वाली है और सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे चेले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।